यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार का आखिरी दिन आज। काशी में डटे हैं पीएम मोदी, पूर्वांचल में दम दिखा रहे दिग्गज। बिहार एटीएस के हवाले हुई भागलपुर विस्फोट की जांच, पुलिस मुख्यालय का दावा पटाखा बनाने के दौरान हुआ था हादसा। और पूर्णिया में पुलिस ने किया मानव तस्करी का खुलासा, 3 साल के बच्चे के साथ महिला बरामद, मौके से धंधेबाज फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो खबरों की विस्तार से जानकारी लेंगे और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है और 2 बसों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है और 2 बसों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई है। इस टक्कर में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिली है, जबकि लगभग 10 से अधिक लोगों के घायल होने की भी बातें सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां मऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें 2 बसों की आमने सामने की टक्कर हुई है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जितने भी घायल थे, 10 लोगों की जानकारी मिली है। जो घायल है उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 बसों की आमने सामने टक्कर हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नागेंद्र जुड़े हुए हैं मऊ से। नागेंद्र, किस तरीके से यह घटना हुई? क्या तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला? नागेंद्र जी आपको बता दें कि ये भागलपुर थाना क्षेत्र के पुर में है। आमने सामने 2 बसों की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग की मौत हो गई है और 12 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई, क्या घटना के बाद जो वहां पर राहत और बचाव कार्य होना चाहिए वो किस तरीके से हुए? जी बता दें कि इसमें एक बस जो से आ रही थी और हरदर जैसे ही पहुंची तो दूसरे रास्ते से एक बस आ रही थी जो स्कूली बस थी, और जो उसमें आमने सामने टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उनको जिला अस्पताल में लाया गया और जहां डॉक्टरों ने 4 लोग की मृत्यु घोषित कर दी और 12 लोग उसमें घायल हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां अगर देखी जाए तो? ये दोनों बस कहां से आ रही थी? एक बस तो सर नगरा से आ रही थी और इधर से मऊ से एक बस जा रही थी, स्कूली बस थी। एक प्रशासनिक बस थी जिसमें एक सिपाही था, जिसकी सिपाही की मौत मौके पर मौत हो गई थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मऊ से बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से यहां पर 2 बसों की टक्कर हुई है और इस टक्कर में जो स्कूल बस बताई जा रही है जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 10 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है, जिन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। तो जिस तरीके की घटना देखी, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां मऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है और 2 बसों की आमने सामने की टक्कर हुई है। इस टक्कर में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि लगभग 10 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। इधर बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की करें तो अब आखिरी चरण के रण को सजाने में सभी जुटे हुए हैं। यूपी की चुनावी जंग में बस एक ही चरण का और मतदान बाकी है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस बीच सभी पार्टियां पूरी ताकत में जुटी हुई है और प्रचार प्रसार के तहत वो वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से अपने संसदीय क्षेत्र काशी में जुड़े हुए हैं। कल पीएम मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया था, आज भी पीएम मोदी वाराणसी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की यानी कि 54 सीटों में से चकिया, रॉबर्टगंज, इसके अलावा दुद्दी पर शाम 4 बजे और बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे चुनाव प्रचार जो होगा वो पूरी तरीके से थम जाएगा और उसके बाद आखिरी चरण के उस रण का इंतजार होगा, जहां पर सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और मतदान का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ वो इस महासमर को अब अपने आखिरी पड़ाव में जो पहुंच चुका है पूर्वांचल में, जहां पर जितने भी
पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने चुनावी प्रचार के दौरान कोई कोर कसर छोड़ती हुई नहीं दिखी, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, इसके अलावा सपा गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हो, सभी लोगों ने पूरी कोशिश की और अब चुनाव आखिरी चरण में पहुंच गया है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि इस चुनाव प्रचार के दौरान कई रूप देखने को मिले, अलग अलग तरीके से। कुल 7 चरणों में जो विधानसभा का मतदान होना है और इसमें से अब आखिरी चरण बाकी है। कुल 6 चरणों में जो तस्वीरें रही हैं बखूबी उन तस्वीरों ने बताया कि किस तरीके से सभी दल पूरी कोर कसर में लगे रहे ताकि यूपी को जीता जा सके। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रवि, किस तरीके की तस्वीरें दिख रही है? आखिरी चरण का रण कितना खास होगा? देखिए निर्भय, बता दें कि कल 7वां चरण है। सुबह से जो है मतदाता मतदान करेंगे। 57 सीटों पर चुनाव होना है। बिल्कुल, क्योंकि आज जो है राजनाथ सिंह और जो है अमित शाह गृह मंत्री और जो कि देश का राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने हाथों में बागडोर संभाली है। बिल्कुल। और वहीं कल जो है समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव वाराणसी में दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल। वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम जो कि मौजूदा सीएम है और मुख्यमंत्री है, और दीदी जो कि आई हुई है, वो भी बागडोर उन्होंने समाजवादी पार्टी की संभाला। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से वाराणसी में भी बयानबाजी की है और जो है भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा है कि अखिलेश को लाइए और जोगी और भोगी को भगाइए। ये वाला जो अब शब्द बोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब निर्भय ये है कि जो 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, उन सीटों पर जो है अब देखना है कि सुबह से मतदाता मतदान करेंगे। अपनी अपनी जो है दावेदारी, जो लोग जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जो भी है, वो अपनी अपनी दावेदारी रखेंगे। तो अब देखना है कि इन 57 सीटों पर किस तरह से जो कि जो चुनाव है, पहला मतदान जो 7वें चुनाव का जो है सुबह से 6 बजे से और शाम 5 बजे तक। लेकिन अभी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 6 चरणों के मतदान जो है वो समाप्त हो चुके हैं। अब 7वां चरण यानी कि आखिरी चरण बचा हुआ है। जिस तरीके की तस्वीरें पूरे सूबे में देखने को मिली, संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक तरीके से देखें तो ये जीतना भी उनके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एक सांसद के तौर पर भी वो वहां मौजूद हैं और साथ ही साथ वो बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर भी मौजूद हैं। लेकिन जो हालिया स्थिति अगर देखी जाए तो जो विपक्षी दलों का कहना है, खुद ममता बनर्जी ने कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी उनके यात्रा को रोक रही है, उनका विरोध हुआ, बीजेपी डरी हुई है। क्या आपको भी ये लगता है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ के प्रत्याशी है। उन्होंने साफ तौर से निशाना साधा है और उन्होंने अभी आपने निर्भय सुना भी होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्कुल, उसमें 6 महीने तक पोस्टिंग नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर से अखिलेश यादव से कहा है कि भैया 6 महीने तक किसी भी अधिकारी और सिपाही की पोस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ सवाल और जवाब होंगे तभी किसी की पोस्टिंग होगी। बिल्कुल, जो वर्डिंग है, जो वादे खिलाफी की जो बात एक तरफ समाजवादी पार्टी कर रही है, कहीं कांग्रेस कर रही है, तो कहीं आम आदमी पार्टी कर रही है, ओवैसी में ओवैसी कर रहे हैं। ये जो वादे हैं वो तो कल ही निर्धारित, और 10 मार्च को जो परिणाम आएगा निर्भय, वो जनता ही निर्धारित करेगी, क्योंकि कल चुनाव होना है। ऐसे में अब शनिवार का दिन है और जो कि 7वां चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, आखिरी एक सवाल होगा रवि, आपसे एक आखिरी सवाल होगा। सवाल यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारी, जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनको कहीं ना कहीं मन से फटकार लगाते नजर आए। दूसरी तरफ उनके ही सभा में कई बार पुलिस प्रशासन को हाथ जोड़नी पड़ी उनके कार्यकर्ताओं के सामने। दूसरी तरफ सुरक्षा का सवाल लगातार होता रहा यूपी में कि जब से सीएम योगी आए हैं तब से बेहतर हालात बदले हैं। क्या इसका असर, एक तरफ पुलिस को धमकी देना और दूसरी तरफ लोगों के आरोप कि अब हम सुरक्षित हैं इस योगी सरकार में, उस योगी का असर एक बार फिर से दिखेगा क्या यूपी में? बिल्कुल, देखिए
उत्तर प्रदेश में जो 7वें चरण के चुनाव है, तो निर्भय मैं बताना चाहूंगा जी कि 9 जिलों में चुनाव है और 9 जिलों में जो भी दावेदारी रखी जा रही है, जो बातें हैं, हालांकि छठा चरण तो निर्भय में अच्छा सा गया है और 10 मार्च को इसका परिणाम आना है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, जो है चंदौली, सोनभद्र, ये जो ऐसे जगह, आजमगढ़ को आप जान रहे हैं कि जो कि मुस्लिम बेल्ट है पूरा वहाँ का, ठीक है, मऊ मुस्लिम बेल्ट है पूरा वहाँ का। हालांकि अब देखना है कि जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वही चंदौली, सोनभद्र में तमाम जो है दावेदारी, अब देखना है कि जो दावेदारी रखी जा रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अब सुबह से लोग मतदाता मतदान करेंगे, क्या परसेंटेजिंग आती है, क्या 10 मार्च को क्या उसका परिणाम आता है, और ऐसे में जो एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक तरह से ये कह सकते हैं कि कमर फंसी हुई है और जो वादे किए गए हैं उन वादों को जनता कुल मिलाकर के देखें तो जो वादे किए गए हैं उस पर जनता कितना इसको सफल बना पाती है और आगे आने वाले दिनों में किसके लिए बेहतर परिणाम निकलकर सामने आएगा, ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब यूपी के रण का आखिरी चरण और उसके साथ साथ देखना होगा कि 10 मार्च को किसका परिणाम होता है और परिणाम किसके पाले में जाता है, और उसके बाद आने वाला जो पर्व है यानी कि रंगों का उत्सव, वो किसके घरों में खास होगा और किसके घरों में फीका पड़ेगा, उस रंग को देखना होगा। लेकिन फिलहाल टक्कर जोरों की दिख रही है, बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से दावे कर रहा है कि एक बार फिर से यूपी में अखिलेश की सरकार। लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी कोई कमियां जो है वो नहीं छोड़ी है। खुद प्रियंका गांधी जो है वो डटी हुई है, इसके अलावा राहुल गांधी और पार्टी के कई कद्दावर नेता जो हैं वो भी यूपी को संभालने में जुटे हुए हैं। स्थितियां क्या कुछ होंगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार के खबरों की होगी। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बिहार विधान परिषद के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिक्षकों के शराब ढूंढने वाले शिक्षा विभाग के फरमान पर कहा कि शिक्षकों को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उन्हें अपील की गई है कि यदि किसी को शराब बेचते या पीते देखते हो तो इनकी जानकारी सरकार को दे। शिक्षकों से इतनी उम्मीद करना स्वाभाविक है। शराब वाला जो पत्र हुआ था उसको लेकर ही मामला मानिए कैसे उठाया सरकार ने? तो हमने तो स्पष्ट बता दिया है कि शिक्षकों को कोई शराब पीने वालों को पकड़वाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हमने बताया कि जैसे राज्य सरकार ने इस प्रदेश के सभी जागरूक नागरिकों से अपील की, आप लोग के माध्यम से ही बताया भी जाता है कि अगर किन्हीं को कोई शराब पीते हुए, कोई शराब बेचते हुए या कोई शराब का स्टॉक रखते हुए अगर कोई पता चलता है तो उसकी गुप्त सूचना सरकार को दें, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और इधर बिहार विधान परिषद में एमएलसी समीर सिंह ने स्थानीय प्राधिकार के चुनाव को लेकर के बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में तमाम 24 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि बीते कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, क्या दोनों पार्टी में सब ठीक है, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे सर्वोसर्वा हैं, हमें ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। हो जाएगा, हमको लगता है 2 से 3 दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, राहुल जी तो हमारे सर्वोपरि हैं, हमारे नेता हैं। राहुल जी किसी भी स्थिति में कुछ भी कहेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग जो है सो सभी सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगभग छानबीन चल रही है और अंतिम दौर में है, और हम समझते हैं कि 2 से 3 दिन में पूरा सूची हम लोग हाईकमांड को सौंप देंगे, और जब सौंप देंगे तो वहाँ से जो फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। और चलिए बात अब भागलपुर विस्फोट को लेकर के करते हैं। दरअसल भागलपुर जिले में हुए धमाके ने पुलिस मुख्यालय को भी हिलाकर रख दिया है। पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर एसएसपी को इस धमाके की हर एंगल से गहन जांच करने की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की आदेश दी है। आपको बता दें कि इस घटना की जांच एटीएस से कराई जाएगी। अगर स्थानीय थाना स्तर पर भी कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच कराई जाएगी। आपको बता दूं कि इस घटना के बाद पूरा देश सहमा हुआ है, और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली
उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना का जिक्र किया और उन्होंने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और साथ ही साथ इसको लेकर के जल्द से जल्द जांच की भी बातें कही। तो आपको बता दूं कि इस घटना के बाद पटाखा बनाने वाली कंपनी के द्वारा पटाखा बनाए जाने के दौरान इस हादसे की बातें कही गई। आपको बता दूं कि इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि बिहार के भागलपुर में धमाके से हुई जनहानि की खबर पीड़ा देने वाली है। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भागलपुर से कृष्णा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जिस तरीके की यह घटना हुई, क्या लगता है आपको एटीएस जांच के आदेश दिए गए हैं, इस जांच में सब कुछ खुलासा हो पाएगा? कल ही यहाँ के मृणाल शेखर जी ने भी बताया था कि इनका उच्च स्तरीय जांच किया जाए। बिल्कुल। और आज एसटीएफ की टीम आज यहाँ पे आ जाएगी। 50 सदस्यीय टीम की भी घोषणा की गई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं फिलहाल वहां के हालात क्या हैं, क्योंकि लगभग इस घटना के 24 घंटे हो चुके हैं और ऐसे में जो तस्वीरें वहां सुबह देखने को मिली थी, लोग डरे सहमे से थे। अब क्या कुछ हालात हैं? अभी भी हालात उसी तरह है निर्भय जी, लेकिन उसमें साफ साफ वहां से पूरी तरह से पुलिस की छावनी बना दिया गया है कि अपना सारा चीज ठीक ठाक रहे। लेकिन जो बातें सामने आई थी कृष्णा के पटाखा बनाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ, तो क्या इससे पहले प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस रिहायशी इलाके में पटाखे बनाने के लिए अनुमति कैसे दे दी गई? और अगर बन रहे थे तो क्या ये जानकारी प्रशासन को पहले से थी या गुपचुप तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे? उससे गुपचुप तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। पहले से बहुत दिन से ये बन रहा था, लेकिन कोतवाली थाना की भी ये चूक है कि नहीं वो जान सके। तो अगर आपने कहा कि कोतवाली थाना की ये चूक है, तो फिर प्रशासन ने यह भी कहा है और पुलिस मुख्यालय ने भी कहा है कि अगर इसमें स्थानीय थाने की गड़बड़ी होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है कि कार्रवाई संभव है, हो पाएगी? देखिए, अब कहने की बात है, ये तो कल डीएम साहब ने भी बोले थे कि उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। उसके वजह से थाना इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो तस्वीरें देखने को मिले उसके बाद अब कार्रवाई के जो आदेश दिए गए हैं उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भागलपुर से हमारे सहयोगी कृष्णा जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी। फिलहाल भागलपुर में जहां पर बम विस्फोट हुए थे वहां की स्थितियां फिलहाल पुलिस छावनी जो है उसमें तब्दील कर दी गई है और इसके साथ साथ वहां पर जो लोग हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों में अब भी दहशत का माहौल है। दूसरी तरफ जो बातें सामने आई है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है। स्थानीय थाना इंचार्ज को वहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। एटीएस को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय भी इस पूरी घटना के बाद सख्ते में है। जांच की प्रक्रिया में क्या कुछ सामने आ पाता है, कार्रवाई किस पर होगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात पूर्णिया की करेंगे। पूर्णिया में मानव तस्करी का बड़ा जाल फैला हुआ है। तस्करी के इस गोरख धंधे में कई सफेद पोश भी शामिल हैं, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि कटिहार मोड़ स्थित अब्दुल्ला नगर के रेड लाइट एरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े सदर थाना के पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने दरभंगा की एक महिला और उसके 3 साल के बच्चे को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि महिला के परिजनों की सूचना पर सदर थाना के पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। पीड़ित महिला ने बताया कि 2 महीने पहले वह नाराज होकर घर से अपने बच्चे के साथ निकल सहरसा रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां एक युवक ने काम दिलवाने के नाम पर उसे बेच दिया। वहीं इस छापेमारी के बाद रेड लाइट एरिया में सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी धंधेबाज अपने अपने ठिकाने छोड़कर फिलहाल फरार हो गए। इधर छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में शुक्रवार को अवैध शराब के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार के अनुसार गुप्त सूचना मिलने के बाद 40 पीस फ्रूटी पैक अंग्रेजी शराब के साथ बंगरा पूरब टोला गांव का निवासी जितेंद्र राय और 25 लीटर देशी शराब के साथ सिसई गांव निवासी भृगु पटेल को पकड़ा गया। वहीं सिवरी गांव निवासी बाबूजान मियां की भी अवैध शराब मामले में गिरफ्तारी हुई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मंडल कारा छपरा भेज दिया गया है। प्रशिक्षु दरोगा आशुतोष कुमार और एएलटीएम टीम के जमादार अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई।
इधर पश्चिमी चंपारण मुख्यालय बेतिया में गुप्त सूचना के आधार पर श्रीनगर थाना क्षेत्र के पूजहा पीपा पुल के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। श्रीनगर थाना अध्यक्ष निर्भय कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 39 कार्टन विदेशी शराब छुपाकर गाड़ी में रखा गया था, जिसको जब्त कर थाना लाई है पुलिस और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर बिहार शरीफ के बनौलिया कुसुम नगर मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने फायरिंग और पथराव किया। सूचना मिलते ही बिहार शरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुराग, सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी, सीओ धर्मेंद्र पंडित पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हालांकि अधिकारियों के पहुंचने से पहले अपराधी फरार हो गए। वहीं एसडीओ कुमार अनुराग ने फायरिंग की घटना से इनकार करते हुए जमीनी विवाद में पथराव की बात कही है। वहीं सदर डीएसपी डॉक्टर नोमानी ने बताया कि एहतियात के तौर पर पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। इधर शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से होली को लेकर विशेष अभियान 5 मार्च से चलाया जाएगा। बिहार डीजीपी एसके सिंघल ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किया है। विशेष अभियान को लेकर एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन किया है। डीजीपी ने कहा कि टास्क फोर्स का गठन पहले ही किया गया था, लेकिन इसको फिर से नवीकरण किया गया है और पहले से संख्या बल भी बढ़ा दिया गया है। होली पर्व जो है वो आने वाला है, तो इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से या चोरी छुपे तरीके से वो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की शराब को लेके आएंगे इस्तेमाल करने के लिए। इसी बात के मद्देनज़र हम लोगों ने कल की मीटिंग में 2 तरह की डायरेक्शन दी है। एक नहीं है, डायरेक्शन 2 तरह की है, वो मैं अभी आपको और थोड़ा विस्तार में बता दूंगा। एक, होली के मद्देनज़र जो हमारी एएलटीएफ की हमारी टीम्स बनी हुई हैं, आज की तारीख में 228 टीम्स हैं, और वो जो 228 की टीम्स हैं उनके मेन 2-3 काम है। एक तो ये कि वो पूरे इलाके में उनको इलाके बांटे हुए हैं, तो अपने अपने इलाके में वो जाके देखेंगे और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो टीम्स बनाने का पर्पस यही है कि जिम्मेदारी जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर फिक्स की जा सके। इधर रक्सौल अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश सुमन ने थानाध्यक्षों के साथ होली को लेकर शांति समिति की बैठक की, जिसमें सभी थानाध्यक्षों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। एसडीपीओ सतीश सुमन ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को रात्रि गश्ती करने का भी आदेश दिया है। इधर पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में शिक्षा विभाग के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो अलग है, जहां एक मास्टर साहब कुर्सी चोरी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हेडमास्टर साहब स्कूल की छुट्टी के बाद बाइक पर लकड़ी की कुर्सी लेकर रफू चक्कर दिख रहे हैं। वही कुर्सी ले जा रहे हेडमास्टर साहब का वीडियो रास्ते के लोगों ने बना लिया। पूरा मामला बगहा के 74वां राजकीय उत्तरकर्मिक मध्य विद्यालय की है। वहीं पूछे जाने पर हेडमास्टर ने कहा कि वह कुर्सी बनवाने जा रहे थे। अब हैरत वाली बात यह है कि विद्यालय में बच्चों के बैठने वाले दर्जन भर बेंच टूटे पड़े हैं और अच्छी खासी लकड़ी की कुर्सी को मास्टर साहब बनवाने जा रहे हैं। उसको बनवाने के लिए टूटा हुआ कुर्सी है ना। 10-12 कुर्सियां थी। नहीं, मात्र 300 कुर्सी था स्कूल में, लकड़ी का 3 कुर्सी था। कुर्सी चोरी का मामला है कि 6 बजे वो अपने मोटरसाइकिल से बाइक से स्कूल का कुर्सी घर ले जा रहे थे और बच्चे स्कूल का जितना कुर्सी टेबल टूटा है सब इसी तरह पड़ा हुआ है। बैठने का जो टीचर है उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। इन लोग का यही पेशा है। इधर खगड़िया जिला के परवत्ता प्रखंड के छात्र यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर पहुंच चुका है, जिसके बाद पूरे गांव में खुशी देखने को मिल रही है। छात्र अमृत आनंद और उनके परिवार वालों ने यूक्रेन से घर तक निःशुल्क सहयोग करने वाले भारत सरकार और बिहार सरकार का आभार प्रकट किया है। से मैं अपनी यूनिवर्सिटी से अरेंजमेंट था हमारे एम्बेसडर का और हमारे डीन का, आपस में कोलैबोरेट करके उन लोगों ने गाड़ी भिजवाई। हॉस्टल से हम लोग को बॉर्डर, रोमानिया बॉर्डर तक ले जाया गया।
चूंकि बॉर्डर पे गाड़ियों की लंबी लाइन थी, इसलिए हम लोग को 5-6 किलोमीटर दूर उतार दिया गया। वहां से हम लोग 5-6 किलोमीटर पैदल चले। बॉर्डर पे बहुत ज्यादा भीड़ था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।